तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है, हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है आज जो हम वो डिस्कस करेंगे। आपको बीच में कहीं ब्लर होने की प्रॉब्लम आती हो कि कहीं पे ब्लर हो रहा हो तो मैं क्वेश्चन पढ़ के भी बताऊंगी साथ में आपको, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बीच में। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। वन बाय हर एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमने जो डिस्कस किया पूरा चैप्टर, तो वहां से कौन कौन से आंसर जो है निकल के आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरिया कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज बट दीज कैन बी सीन with the help of a microscope. If you have to carry a sample from your home to your biology laboratory to demonstrate the presence of microbe under a microscope, which sample would you carry and why? इन्होंने पूछा कि हमें पता है कि जो जो माइक्रोब्स हैं बहुत ही छोटे होते हैं, हम उनको नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई एक सैंपल लाने को कहा जाए किसी भी माइक्रोब का बायो लैब में, तो आप किस सैंपल को लेके जाएंगे? तो इट मींस आपके लिए सबसे इजीएस्ट कौन सा सैंपल होगा जिसमें आपको माइक्रोब्स मिल जाएंगे? तो आपको पता है आप कर्ड लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आप कर्ड सभी के घरों में इजीली अवेलेबल होता है, आप कर्ड लेके जाएंगे। और वो इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि कर्ड के अंदर कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो सबसे इजीएस्ट मेथड होगा आपके लिए, जो इजी जो सैंपल होगा वो होगा कर्ड। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन था फर्स्ट। सेकंड की बात करें, गिव एग्जांपल्स टू प्रूव दैट माइक्रोब्स रिलीज गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। अब आपको कहा है कि आप कैसे प्रूव करेंगे। हम कह तो देते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं जब भी वो कोई प्रोसेस करते हैं, कोई मेटाबॉलिज्म करते हैं, तो वो गैसेस रिलीज करते हैं। तो इन्होंने कहा कि इसके लिए आप कोई एग्जाम्पल देके बताएंगे। तो आपको एग्जाम्पल मैंने दे रखे थे कि डो के अंदर जब फर्मेंटेशन होती है, डो की जब फर्मेंटेशन होती है तो उसमें क्या होता है, जो उसकी पफिंग हो जाती है। पफिंग क्यों होती है? क्योंकि जो गैस रिलीज होती है उस ड्यूरेशन में वो गैस स्पेसेस क्रिएट कर देती है डो के अंदर, तो हमें पता चल जाता है वहां पे जो है वो गैस रिलीज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, जो बायोगैस प्लांट का हम बात करते हैं तो वहां पे भी हमें पता है कि जब वहां पे फर्मेंटेशन होती है सेलुलोज की, तो वहां पे भी गैस रिलीज होती है जिसको हम बायोगैस की फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स थे, जहाँ पे एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं बेटा कि जैसे आपने चीज वाला एग्जांपल भी आप सभी ने पढ़ा था कि जो स्विस चीज है उसमें काफी बड़े बड़े होल्स होते हैं, क्योंकि उसमें भी जो हम माइक्रोब यूज करते हैं वो गैस रिलीज करते हैं जब भी वो मेटाबॉलिज्म करते हैं उसके अंदर। अब नेक्स्ट करते हैं, इन विच फूड वुड यू फाइंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आप सभी को पता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किसके अंदर प्रेजेंट होगा, कर्ड के अंदर प्रेजेंट होगा। मेंशन सम ऑफ देयर यूजफुल एप्लीकेशन। आपको मैंने इसकी 2 यूजफुल एप्लीकेशंस बताई थी। फर्स्ट वन वाज दैट दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ विटामिन B12 की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ये। दूसरा कि जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे जो स्टमक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर जो हार्मफुल या पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनको ये किल कर देते हैं। तो ये हमें डिजीज से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपने ये आपने ये बता देना है कि कर्ड है जो उसके अंदर जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो कि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, इनको LA भी कहा जाता है और इसका यूज मैंने अभी आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। नेम सम। आप सभी के पास वैसे तो एनसीईआरटी बुक होगी, कोई इशू नहीं आना चाहिए। अगर आपको कुछ ब्लर भी आता है तो इशू नहीं है, जब मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाऊंगी तब वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे सभी के पास है तो आप उसको भी ओपन करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स मेड ऑफ व्हीट, राइस, बंगाल ग्राम और देयर प्रोडक्ट्स विच इन्वॉल्व यूज ऑफ माइक्रोब्स। अब आपने ये बहुत सारे पढ़े हैं, इसमें आपने डोसा पढ़ा है, जलेबी पढ़ा है, ढोकला है, इस तरह के बहुत सारे फूड है जो हम व्हीट, राइस से या बंगाल ग्राम से जो है बनाते हैं और उसमें हम माइक्रोब का यूज करते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट,
In which way have microbes played a major role in controlling diseases caused by harmful bacteria? हमने माइक्रोब का यूज एज ए कंट्रोलिंग डिजीज कंट्रोल एजेंट कहाँ पे यूज किया? इन द फॉर्म ऑफ, हम जब हमने क्या पढ़ा था, एंटीबायोटिक्स को पढ़ा था। तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? इस तरह के केमिकल सिक्रीट करती हैं जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो हम जब भी हमें कोई बैक्टीरियल डिजीज होती है तो हम उस एंटीबायोटिक का यूज करेंगे तो बहुत ही इजीली क्योर हो जाती है। तो यहाँ पे माइक्रोब हमारी हेल्प कर रहे हैं इन कंट्रोलिंग डिजीज कॉज्ड बाय हार्मफुल बैक्टीरिया। अब आगे, नेम एनी टू species of fungus which are used in the production of antibiotics। अब आपने एक स्पीशीज का नाम तो सभी ने पढ़ लिया था कि कौन सी थी, वो पेंसिलियम। ठीक है, पेंसिलियम। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आ जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके अलावा बहुत सारी और है जो स्पीशीज फंगस की हैं जिनका यूज हम कहाँ पे करते हैं? इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज व्हाट इज सीवेज। सीवेज आपको बताया था मैंने कि जो म्यूनिसिपल लिक्विड वेस्ट होता है दैट इज नोन एज सीवेज। जो जितना भी म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट, दैट इज नोन एज सीवेज। इन विच वे कैन सीवेज बी हार्मफुल टू अस? हमारे लिए जो सीवेज है वो हार्मफुल कैसे हो सकता है? मैंने आपको बताया था कि जो सीवेज है उसकी मेन कंपोजिशन क्या होती है। सीवेज के अंदर दो ही चीजें मेन हैं। एक तो उसमें 99% वाटर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 1% है वो सारा ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा भी है। इसके अलावा उसमें बहुत सारे पैथोजन भी है। तो ये जब हमारी वाटर बॉडी में एडअप हो जाते हैं तो वाटर बॉडीज में पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि ये क्या करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हम करेंगे, ये करते हैं यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन क्या होता है? वहां पे जितने भी एक्वेटिक प्लांट होंगे, क्योंकि सीवेज में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो उनको यूज करके वो जो एल्गी वगैरह बहुत ज्यादा ग्रोथ कर देते हैं, वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं, एल्गल ब्लूमिंग कर देते हैं। दूसरा उसका पॉइंट क्या है? दूसरा क्या करते हैं, जो पैथोजेंस हैं जितने भी, वो बहुत ही ज्यादा जो है ड्रेडफुल डिजीजेस जो है वो कॉज कर सकते हैं जो भी उस वाटर को यूटिलाइज करेगा। अगर मान लो वो सीवेज एज इट इज आपने रिवर में ऐड कर दिया तो वो क्या होगा, वो सीवेज क्या करेगा, वो सीवेज जब भी रिवर में ऐड होगा तो रिवर में पैथोजेंस का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो भी उसको डायरेक्ट कंज्यूम करेगा वाटर को, तो उसमें डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि दोनों के बीच में अगर हम प्राइमरी की बात करें और सेकेंडरी की बात करें ट्रीटमेंट की, मैंने पहले ही बताया था कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इज प्योरली फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, और ये वाली बायोकेमिकल ट्रीटमेंट है सेकेंडरी। बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल। फिजिकल इसलिए कहा कि क्योंकि इसमें हम सिर्फ फिजिकल प्रोसेस यूज कर रहे हैं। कौन कौन सी की थी हमने? फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन एंड सेकंड इज सेडिमेंटेशन। हमने दो प्रोसेस प्राइमरी के अंडर की थी। और सेकेंडरी को बायोलॉजिकल इसलिए कहा क्योंकि इसमें हम माइक्रोब का यूज कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात एक यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका इनका यूज नहीं होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज नहीं किया जाता, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। इसमें किसी भी तरह की गैस की फॉर्मेशन नहीं होती है। यहाँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमें पता है कि जब भी हम एक्टिवेटेड स्लज की डाइजेशन करवाते हैं तो वहां पे गैस की फॉर्मेशन होती है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, डू यू थिंक माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या हम माइक्रोब्स को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं? और ठीक है, इफ यस देन हाउ?
कैसे यूज कर सकते हैं बेटा, हमने अभी अभी पढ़ा था बायोगैस प्रोडक्शन वाला, बायोगैस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। वहां पे जो हम बायोगैस बना रहे हैं दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि उससे हम उसको उस एनर्जी की फॉर्म को हम कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसको किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, कुकिंग पर्पस के लिए हो गया, इसके अलावा लाइटिंग पर्पस के लिए हो गया। इसीलिए जितने भी रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज में क्या किया जाता है कि जो लाइटिंग होती है रोड्स की, वहां के जितने भी रोड्स हैं उनकी जो लाइटिंग की जाती है वो लाइटिंग प्रॉपरली इसकी हेल्प से की जाती है, बायोगैस की वजह से, क्योंकि रूरल एरियाज में बायोगैस ज्यादा नंबर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। हाँ मैम, नेटवर्क इशू की वजह से मैम ये बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इसको आगे। जो हम क्वेश्चन आस्क में कर रहे थे, हमें कहा गया कि हमने 3 सैंपल लिए हैं, एक है रिवर वाटर, एक ऐसा सीवेज है जिसको हमने ट्रीट नहीं किया, डायरेक्ट सीवेज लिया है, और तीसरा हमने सेकेंडरी एफ्लुएंट, सेकेंडरी एफ्लुएंट था जो बेटा हमने जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक था उसमें से हमने रिवर में लास्ट में रिलीज कर दिया था, उसको कहते हैं सेकेंडरी एफ्लुएंट। तो ये 3 ले लिए हमने और इसको हमने बीओडी के टेस्ट के लिए भेजा, 3 सैंपल को, सैंपल को हमने नाम ले दिया ए बी सी, बट द लैब अटेंडेंट डिड नॉट नोट विच वॉज विच, कौन सा है, नाम नहीं लिखा, सिर्फ ए बी सी लिख दिया। अब उसके ऊपर बीओडी वैल्यू जब आई ए बी सी सैंपल की, तो ए सैंपल की थी 20 mg पर लीटर, बी सैंपल की थी 80 mg पर लीटर और सी सैंपल की थी 400 mg पर लीटर की है। देखो 20, एक ही है 8। अब आप बताएंगे मुझे कि मैं ही बता देती हूँ, आप सभी म्यूटेड हैं। एक है जो ए सैंपल लिया उसको पता ही नहीं है कौन सा है, उसको ये पता लगा 3 सैंपल लिए, रिवर का लिया, एक अनट्रीटेड सीवेज का लिया और एक सेकेंडरी एफ्लुएंट का ले लिया, 3 लिए उसने सैंपल। तो उसको पता नहीं लगा कि कौन कौन सा है, उसने बस एबीसी नाम दे दिया। उसके पास जब रिपोर्ट आई तो एक में था 1 mg पर लीटर, ठीक है, बीओडी, बीओडी चेक की गई, ध्यान रखना इसकी बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो बी सैंपल था वो पता नहीं कौन सा है, अभी हमें नहीं पता, उसकी थी 8 mg पर लीटर। और थर्ड जो भी उसके पास सी था, पता नहीं कौन सा है वो, तो उसमें उसने देखा दैट इज अराउंड 400 mg पर लीटर। तो अब हमें पता ही नहीं है कि कौन सा सैंपल है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा था। आप सभी को पता है बीओडी क्या होती है, दैट इज बीओडी इज दीक्षा
concentrate on this. BOD is biochemical oxygen demand. मीन ये ऑक्सीजन का अमाउंट है विच इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट सीवेज प्रेजेंट इन 1 लीटर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीवेज. हाँ, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों ही है. तो उसको 1 लीटर सीवेज है, उसके ऑर्गेनिक मैटर है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो है. तो हमें पता चला ये आपके अकॉर्डिंग 20 जो है mg किसकी होनी चाहिए, और 8 इसका मतलब 8 का बहुत ही कम डिमांड है, 20 उससे थोड़ी सी ज्यादा, और यहाँ डिमांड है मैंने आपको बताया था उससे होगी डिमांड का ज्यादा होना मतलब ऑर्गेनिक मैटर का ज्यादा होना, ऑर्गेनिक मैटर का ज्यादा होना मतलब वो सीवेज बिल्कुल भी ट्रीटेड नहीं है. तो जो अनट्रीटेड सीवेज है उसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो उसकी होगी ये वाली. अब उससे ज्यादा की बात करें, उससे ज्यादा किसमें होना चाहिए, जो सेकेंडरी एफ्लुएंट था, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें भी प्रेजेंट हो सकता है. सबसे कम कहाँ पे होना चाहिए, जो रिवर वाटर है, जो प्योर रिवर वाटर है, सिंपल रिवर वाटर है, उसमें सबसे कम जो है उसकी डिमांड होती है. सेकेंडरी जो एफ्लुएंट है उसकी थोड़ी सी ज्यादा डिमांड, उसमें बीओडी थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जो ट्रीट ही नहीं किया सीवेज उसमें डिमांड बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीजन की. तो ये तो था आपका ये वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. यहां तक सभी बच्चों को क्वेश्चंस क्लियर हैं? यस मैम. यस मैम. ठीक है, म्यूटेड होंगे या ठीक है, ठीक यस है. मैम. ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं. फाइंड आउट द नेम ऑफ द माइक्रोब फ्रॉम विच साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट है, एंड स्टेटिन्स जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ऑब्टेन हुआ. किसी बच्चे को याद है साइक्लोस्पोरिन ए हमें किससे मिला था? बताएं जल्दी से. ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ध्यान रखना है. स्पोरम, स्पोरम से स्पोरिन याद होना चाहिए. देवांशु ध्यान है इधर, बारिश को एंजॉय कर रहे हो. तो क्या है यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम एक फंगस है, उससे हमें मिलता है जो कि इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करता है. दूसरा है स्टैटिन, ये मिलता है ईस्ट से मोनास्कस परप्यूरियस, जो कि हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. अब आ जाता है नेक्स्ट, फाइंड आउट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द फॉलोइंग एंड डिस्कस इट विद योर टीचर. अब क्या हुआ, ये दो जो पॉइंट दिए हैं, रोल ऑफ माइक्रोब इन सॉइल एंड रोल ऑफ माइक्रोब इन एससीपी. अब ये एससीपी आपका चैप्टर एक्चुअली ये यहाँ से रिमूव हो गया था. आपका जो पिछला चैप्टर था स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसका टॉपिक था जो कि अब नहीं है सिलेबस में, बट मैं इसको बता देती हूँ. व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन? सिंगल सेल प्रोटीन कुछ बैक्टीरिया और कुछ जो है एल्गी ऐसे हैं जिनको हम ग्रो कर सकते हैं किसी भी मीडियम में, बहुत ही चीप मीडियम में. जैसे अब हाँ पोटैटो की जो पोटैटो चिप्स बनाने वाली जो कंपनीज होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें से जो उसका स्टार्च वाला पार्ट बाहर से रिमूव होता है लिक्विड की फॉर्म में, मोलास कहते हैं उसको, मोलास, उसमें हम इन एल्गी को या बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे हमारे एल्गी हैं, बट ग्रो क्यों करेंगे? क्योंकि उनसे हमें वो ऐसे एल्गी हैं जो प्रोडक्शन करते हैं किसका, एल्गी भी है बैक्टीरिया भी हैं, जो बहुत सारे प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है. अब हमने ऐसा क्यों किया? क्या प्रोटीन हमें और किसी सोर्स से नहीं मिलेंगे? हमें प्रोटीन्स जो है पल्सेस से मिलते हैं.
लेकिन आपको पता है पल्सेस कितनी जो है वो महंगी होती हैं, वो हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हर एक जो हम बोलेंगे जितने भी लोग हैं, चाहे वो मिडल के हों या हम कहें पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको ये चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती, तो उनको कैसे अवेलेबल करवाएंगे? तो हम माइक्रोब्स की हेल्प से इन प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करवाते हैं, इनकी टैबलेट्स बनाई जाती हैं, फिर उनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो दैट इज अ चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन। और ये प्रोटीन इसलिए सिंगल सेल प्रोटीन, हालांकि इसका नाम तो दे दिया सिंगल सेल प्रोटीन, क्योंकि मोस्टली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हम ऑब्टेन करते हैं, लेकिन बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है जिससे हमें ये प्रोटीन मिलता है। इसमें एक एग्जांपल दिया जाता है स्पाइरुलिना का। इससे हमने लार्ज स्केल पे जो है प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं। इसके साथ जुड़ता है नाम एससीपी का, सिंगल सेल प्रोटीन। तो स्पाइरुलिना एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है प्रोटीन्स ऑब्टेन करने के लिए। तो ये तो था सिंगल सेल प्रोटीन। अब बात आ जाती है बेटा सोइल की। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन रखें। सोइल की बात करें तो सोइल में आप सभी पहले भी पढ़ के आए हैं कि सोइल में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी जो डिकम्पोजिशन है वो माइक्रोब्स ही करते हैं। वो डिकम्पोजिशन करने के बाद मैटर है उसको मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो सोइल में ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ जाता है, उसकी फर्टिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है, ह्यूमस का अमाउंट भी बढ़ जाता है। तो माइक्रोब सोइल की जो स्ट्रक्चर है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ देयर इंपॉर्टेंस फॉर द वेलफेयर। हमारे वेलफेयर के लिए हमें 3-4 दिए हैं आपको, बायोगैस, सिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन एंड कर्ड। तो आपके बेनिफिट के लिए हमने इनको इस तरह से अरेंज करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो पहले, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो आप देख सकते हैं, देखने में तो हमें लगता है भाई कर्ड भी रोज ही चाहिए, हमें पेनिसिलिन भी जरूरी लग रही है, सिट्रिक एसिड भी बहुत जगह पे यूज हो रहा है मेडिसिन में, और बायोगैस भी यूज हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट किसको माना जाएगा बेटा? जो हमारी लाइफ सेविंग होता है, दैट इज पेनिसिलिन। पहली बात, ये हमारा लाइफ सेविंग है, तो इसलिए सबसे पहले हम पेनिसिलिन को लेके चलेंगे। दूसरा एनर्जी का सोर्स है, दैट इज बायोगैस। बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन जो है लोग करते हैं, और लोगों को चीप सोर्स है ये गैस का। नहीं तो आपको पता है कि एलपीजी भी कितनी ज्यादा महंगी है, लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो बायोगैस एक अल्टरनेट सोर्स माना जाता है, पहले पे ये, सेकंड पे ये। आएगा कर्ड, फिर आप सिट्रिक एसिड को करेंगे। तो ये तो थे आपके किस तरह से आप अरेंज करेंगे। पेनिसिलिन है, बायोगैस है, देन कर्ड, देन सिट्रिक एसिड लास्ट में। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, हाउ डू बायो फर्टिलाइजर इनरिच द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मैंने आपको बताया था कि बायो फर्टिलाइजर्स हम किसे कहते हैं। आवाज आ रही है सभी को? प्रीति मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैम, आपको बायो फर्टिलाइजर कैसे एनरिच करेंगे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे ये बहुत, बायो फर्टिलाइजर मैंने आपको बता दिया, ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज करते हैं। तो किस किस का एग्जांपल हमने यहाँ पे पढ़ा था? तो सबसे पहला एग्जांपल हमने राइजोबियम का पढ़ा था, बैक्टीरिया का पढ़ा था, जिसमें राइजोबियम जो है सोइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है। फिर हमने उसके बाद एग्जांपल किसका पढ़ा था? माइकोराइजा का पढ़ा था, जो कि रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड होता है। फिर तीसरा एग्जांपल हमने इसका किया था साइनोबैक्टीरिया का, जो कि जितने भी राइस फील्ड्स होती हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं, वहां पे ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, और वहां पे ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएगा और फर्टिलिटी को इंप्रूव करेगा। तो ये तो थे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, कि सभी को समझ मेरे ख्याल से आ गए होंगे, मैंने 1 बाय 1 किया है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूं आपका नेक्स्ट, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम स्टार्ट करते हैं, तो 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन करेंगे इसके। सबसे पहले आपको पता है अब हमारे एमसीक्यू इंट्रोड्यूस हो चुके हैं इसमें। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो है वो स्टार्ट कर रही हूं मैं।
ठीक है, द विटामिन whose content increases following the conversion of milk into curd by lactic acid bacteria। इन्होंने बोला कि वो विटामिन जिसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन सा विटामिन है वहां पे, विटामिन B12, यहाँ पे आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज। ध्यान रखें बच्चे कंफ्यूज नहीं होना स्लज एंड सीवेज में। स्लज और सीवेज क्या होता है ये ध्यान रखेंगे कि जो स्लज है वो तो है जो सेटल डाउन हुआ नीचे, उसको हम स्लज कहेंगे। जो सेटल डाउन हो जाता है किसी भी ट्रीटमेंट के बाद, जो नीचे सेटल डाउन होता है वो होता है स्लज। तो वहां पे हमने दो तरह के स्लज पढ़े थे, प्राइमरी स्लज, सेकेंडरी, और फिर उसी को हमने एक्टिवेटेड स्लज कहा था। और सीवेज तो पूरा जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है उसको हम सीवेज कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। विच कैन बी ट्रीटेड बाई, अब हमने जो इतना ज्यादा स्लज इकट्ठा हो गया नीचे उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ऑप्शन है एनारोबिक डाइजेस्टर से, फ्लॉक से, केमिकल से, ऑक्सीडेशन पॉन्ड से। आपको पता है जो इतना ज्यादा स्लज होता है उसको हम एनारोबिक डाइजेस्टर्स में डालते हैं, जो कि कौन सा था, एक्टिवेटेड स्लज था। एक्टिवेटेड स्लज को हमने, विवेक बेटा मैं आपको साथ साथ में बोलती जा रही हूं, अगर क्लियर नहीं है तब भी आप ध्यान से सुने। अगर क्लियर नहीं है तब भी मैं आपको एक एक वर्ड बाय वर्ड जो है वो साथ साथ में बोलती जा रही हूं। तो इसलिए तभी कह रही हूँ कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि नेटवर्क इशू की वजह से क्लियर ना भी हो, बट आप वन बाय वन सभी सुनते जाएं, नहीं तो मुझे यहां से इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन, ये आपको भेज दिया जाएगा बेटा, डोंट वरी, इसका पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगी, आप वहां पे कर सकते हैं, बट अभी जो जो डिस्कस कर रही हूं उसको ध्यान से सुन लें। तो अब है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहां नहीं पाए जाते हैं, कैटल। दूसरा है गोबर गैस प्लांट, कि गोबर गैस प्लांट में। थर्ड है बॉटम ऑफ वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड्स, कि जो वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड्स हैं उनके बॉटम में, या फिर एक्टिवेटेड स्लज में। कहाँ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, तो आपको पता है बेटा र्यूमन में भी पाए जाते हैं, गोबर गैस प्लांट में भी पाए जाते हैं, और जहां पे भी कुछ डीकम्पोजिशन हो रही है वहां पाए जाते हैं, जैसे कि बॉटम ऑफ वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड, क्योंकि वहां बहुत कुछ जो है। सभी बच्चे बेटा वीडियो ऑन रखें, सभी बच्चे। तो क्या है इसमें लास्ट वाला आ जाता है, क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज में मिथेनोजेंस कहीं से नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ मिथेनोजन नहीं होंगे, तो आंसर होगा डी, दैट इज एक्टिवेटेड स्लज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, मैच द फॉलोइंग बैक्टीरिया विद द प्रोडक्ट्स। अब ये बैक्टीरिया हैं, इसके साथ में प्रोडक्ट्स हैं, मैं वन बाय वन आपको बताती जाती हूँ क्या 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 बताया है आपको। पहला है एस्परजिलस नाइजर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम एंड लैक्टोबैसिलस। अब आपको पता है एस्परजिलस नाइजर किसका प्रोडक्शन करता है, तो ये किसका प्रोडक्शन करेगा, सिट्रिक एसिड का। जो एसिटोबैक्टर एसिटाई, नाम से पता चलना चाहिए, एसिटाई मीन एसिटिक एसिड का। फिर क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ब्यूट्रिक, ब्यूट वर्ड से याद रखना है, ब्यूट्रिक एसिड। बच गया लैक्टोबैसिलस, दैट इज लैक्टिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मैचिंग के लिए कहा गया है। मैचिंग में क्या कहा, कुछ बायोएक्टिव सब्सटेंसेस के नाम दिए हैं और उनके रोल से मैच करना है। तो सबसे पहला दिया है स्टेटिन, दूसरा दिया है साइक्लोस्पोरिन ए,
तीसरा दिया है स्ट्रेप्टोकाइनेज, फोर्थ दिया है लाइपेज। तो सबसे पहले स्टैटिन। स्टैटिन क्या काम करता है? स्टैटिन आपको पता है, हमने लास्ट में पढ़ा स्टैटिन्स, दैट इज, किसी भी बच्चे को याद है क्या करता है ये? लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट इज साइक्लोस्पोरिन ए, दैट इज इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट। स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्लॉट बस्टर कहते हैं इसको हम, रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। एंड लास्ट वन इज लाइपेज, ये तो हमें पता ही है, रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन्स। तो ये आप मैच कर सकते हैं बहुत ही इजीली और इसी फॉर्म में एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ। तो इन्होंने कहा जो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं वेस्ट वाटर की, उसमें किसको रिमूव किया जाता है? पहला, डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज, स्टेबल पार्टिकल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस या हार्मफुल बैक्टीरिया। तो प्राइमरी जो आपकी ट्रीटमेंट है, तो इसमें किसको करते हैं हम? जो स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, उसमें स्टेबल होते हैं, जैसे आप बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो उनको कहते हैं हम स्टेबल पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, बीओडी। BOD of wastewater is estimated by measuring the amount of biological oxygen demand। में आप बेसिकली BOD का कैसे पता लगाएंगे? बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर, या बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, या ऑक्सीजन इवोल्यूशन, या ऑक्सीजन कंजप्शन। तो कैसे एस्टिमेट करेंगे? हम देखेंगे उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना ज्यादा है, तभी हमें पता चलेगा कि वहां की BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसके ऊपर डिपेंडेंट करती है? टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर है, अगर कम हो गया तो BOD भी क्या हो गई? कम। ज्यादा हुआ तो BOD भी क्या होगी? ज्यादा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक, कौन सी जो अल्कोहलिक ड्रिंक है वो इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन? अब आपको पता है, आपको जो ब्रिवरी इंडस्ट्री वाला टॉपिक करवाया था, उसमें ब्रिवरी इंडस्ट्री में आपको बताया था कि जो वाइन और बियर है ये विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होते हैं, और जो विस्की, ब्रांडी एंड रम है वो डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा कि विदाउट डिस्टिलेशन जो है वो कौन कौन सी है? तो यहाँ पे आ जाएगा वाइन का आंसर आ जाएगा, जो कि विदाउट डिस्टिलेशन